नेपथ्य की खुसफुसाहट मात्र से नाटक की असली कहानी का अंदाजा लगाकर और सिर्फ इतना ही नहीं, रंगमंच से पर्दा उठने के पहले ही ऑडिटोरियम को छोड़ करके निकल जाने वाला शख्स अगर दावा करने लग जाए कि हमने नाटक देखा है, सारे पात्रों और उनके अभिनय से परिचित है वो, तो आप जिसने रंगमंच से पर्दा उठने के बाद पर्दा गिरने तक की सारी कहानी को देखा, सुना और समझा है, उस व्यक्ति के दावे पर क्या कहेंगे? आप हंसेंगे, क्योंकि इसके सिवा आप और कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक यही आज हम गांधी के संदर्भ में देखते हैं। नेपथ्य की खुसफुसाहट से नाटक की असली कहानी का अंदाजा लगाकर लोगों ने गांधी के तिलस्मी पुतले को दैत्याकार रूप दे दिया और दावा करने लगे कि गांधी एक फ्रीडम फाइटर था। मैं जानना चाहता हूं, गांधी ने कितने ऐसे आंदोलन किए जिससे ये साबित होता है कि गांधी अंग्रेजों को भारत से भगाना चाहता था। ले दे करके गांधी के भारत में आने वाले वर्ष यानी 1915 से लेकर के 15 अगस्त 1947, जिस दिन तथाकथित आजादी, तथाकथित इसलिए कहता हूं कि उस दिन वाकई में ट्रांसफर ऑफ पावर किया गया था विथ डोमिनियन स्टेटस, यानी उससे अधिक कुछ नहीं था और यही गांधी और नेहरू चाहते भी थे। उस दिन तक गांधी के रिकॉर्ड में ऐसी कितनी चीजें दर्ज हैं जिसके आधार पर गांधी को फ्रीडम फाइटर साबित किया जा सकता है। ले दे करके पूरा टॉर्च, फ्लैश लाइट और बड़े बड़े क्या हेलोजन लाइट लगा करके भी देखने पर सिर्फ दो घटनाएं मिलती हैं और उसी के आधार पर दावा किया जाता है कि गांधी वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। बाकी कुछ नहीं। पहली 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई का नारा, और दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, दूसरा विंस्टन चर्चिल का गांधी को लेकर के नफरत, और इन दोनों के आधार पर गांधी को बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर बताया जाता है। स्वागत है आपका गांधी जिसे हम नहीं जानते श्रृंखला की 10वीं कड़ी में, और मैं हूं शिवचरण सिंह। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे तथ्यों को साझा करूंगा जो इस बात को साबित करेगा कि विंस्टन चर्चिल नामक मुखौटे के पीछे गांधी को छुपा करके कैसे उसे बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर घोषित किया गया, उसके संबंध में दावा किया गया और उसे एक दैत्याकार रूप दे करके ये बताने की कोशिश हुई कि देखो चर्चिल उसके विषय में क्या कहता था। क्या कहता था उसमें से आधी से अधिक क्या, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसी को उड़ा दिया जाता था। हर जगह विंस्टन चर्चिल ने गांधी को जो एपिथेट दिया था, जो एक, जिसे कहते हैं ना, गांधी को किसी ने बापू कह दिया, किसी ने उसे बहुत बड़ा पता नहीं कौन सा भूतात्मा का की उपाधि दे डाली, किसी ने उसे गार्डर ऑफ नेशन कह दिया। इन शब्दों को मैं जानबूझ करके बिगाड़ के इसलिए कह रहा हूं कि मुझे इन शब्दों से इतनी पीड़ा होती है, मैं समझ नहीं पाता हूं कि हम बर्दाश्त कैसे करते रहे इतने लंबे समय से। तो चर्चिल ने सबसे सटीक बात तो कही, लेकिन उसकी बात से भी एक बात को उड़ा दी गई। आपको आज मैं विंस्टन चर्चिल के जो सेंटेंस है उसका संदर्भ भी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि चर्चिल ने एग्जैक्टली क्या कहा और हम कैरी फॉरवर्ड क्या करके ले जा रहे हैं। हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेकेड फकीर, यानी अर्धनग्न फकीर। अब वो फकीर का अर्थ भी कितना समझता था चर्चिल, वो जाने, अर्धनग्न का क्या मतलब है वो जाने, लेकिन हम ये दो शब्द यानी नेकेड फकीर इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विंस्टन चर्चिल ने 3 शब्द कहे थे। वाक्य तो बहुत लंबा है और वाक्य में 2-3 और शब्द हैं। तो उस वाक्य क्या था? वो था सेडिशियस, यानी राजद्रोही नेकेड फकीर। और भी बहुत सारी बातें कही थी, उस संदर्भ पे आएंगे। तो इसमें से जो राजद्रोही शब्द है उसे हटा दिया गया। अब मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, डेविड लॉयड जॉर्ज कौन था? जीके का क्वेश्चन नहीं है। क्या उसने कभी गांधी को
सेडिशियस कहा, राजद्रोही कहा। बोनर लॉ कौन था? क्या लॉ ने कभी गांधी को देशद्रोही कहा? स्टेनले बाल्डविन कौन था? क्या उसने कभी गांधी को देशद्रोही नहीं, राजद्रोही कहा? रैमसे मैकडोनाल्ड ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा, नेविले चेम्बरलेन ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा, क्लेमेंट एटली ने भी नहीं कहा। ये जो मैंने आपके सामने 7 नाम लिए, चर्चिल, जॉर्ज लॉ, वाल्डबिन, मैकडोनाल्ड, चेम्बरलेन और एटली, एक सातों कौन थे? ये सातों गांधी के भारत में आने के बाद से ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रहे। 1916 से लेकर के 47 तक, जब तक ये ट्रांसफर ऑफ पावर का ड्रामा चलता रहा था, तब तक एक के बाद एक ये लोग रहे। बीच में कुछ ऐसे, खैर चूंकि ये डिस्कशन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिटेन पे नहीं हो रहा, इसलिए मैं वो नहीं जाऊंगा कब कौन बना, कितने समय तक रहा। लेकिन 1916 से लेकर के 47 तक ये 7 लोग ही प्राइम मिनिस्टर रहे। तो सिर्फ और सिर्फ विंस्टन चर्चिल के एक सेंटेंस को लेकर के और ये साबित करना कि गांधी वॉज ए ग्रेट पैट्रियट हु वॉज अपोज्ड टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दावा कितना खोखला होगा। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि नेपथ्य की खुशफुसाहट से ये सारी बातें कही जा रही हैं। क्योंकि जब डेविड लॉयड जॉर्ज ने ऐसा कुछ नहीं कहा, जो 1916 में प्राइम मिनिस्टर था, बोनर लॉ नहीं, तो आप कहेंगे क्यों कहना चाहिए? अरे भाई, दावा किया जाता है ना कि 1915 से लेकर के गांधी 1947 तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, तमाम आंदोलन किए। उसके पहले अफ्रीका में रह करके भी वहाँ पर अफ्रीकी लोगों, भारतीय लोगों के हकों की लड़ाई लड़ी, वो भी एक अलग चैप्टर है। गांधी वास्तव में अफ्रीका में किसकी लड़ाई लड़ रहा था? वो पूरी मानवता की लड़ाई लड़ रहा है। इसके बारे में तो मैंने खुलासा कर ही दिया कि बोयर वार और जुल्लू वार में उसे अंग्रेज़ों ने कितना अपना हिमायती समझ करके कितना सम्मानित किया, और फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ों के पक्ष में रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाने वाला व्यक्ति जो है, कॉन्स्क्रिप्शन करने वाला जो व्यक्ति है, वो कितना ज़बरदस्त अंग्रेज़ों का हिमायती हो सकता है। उसके एवज में उसको रिकॉग्नाइज करते हुए अंग्रेज़ों ने उसे कितना बड़ा मेडल दिया। और हाँ, साउथ अफ्रीका में रहते हुए अंग्रेजों के लॉयलिस्ट होने का मेडल लेकर के जब गांधी भारत आता है, यानी 3 सर्टिफिकेट्स हैं उसके पास, जुल्लू वार मेडल, बोयर वार मेडल और कैसरे हिंद की उपाधि फर्स्ट वर्ल्ड वार में कॉन्स्क्रिप्शन करवाने के एवज में। उसके बाद यानी 32 वर्षों तक, 1915 से लेकर 47 तक जो 32 वर्ष हैं, इन 32 वर्षों में गांधी ने कोई अगर सिंगल ऐसा आंदोलन किया हो जिससे यह साबित होता हो कि गांधी अंग्रेजों को यहां से बाहर खदेड़ करके भगा देना चाहता था, तो फिर उसे हम फ्रीडम फाइटर मान लेंगे। तो लोग ले दे के जो जिन बातों की चर्चा मैं इस एपिसोड में करने वाला हूं और कर रहा हूं, कि सिर्फ 2 बातें आती हैं। एक विंस्टन चर्चिल का गांधी के प्रति नफरत की भावना, और दूसरा 1942। इन दोनों को हम एक ऐसी खुसफुसाहट का नतीजा मान सकते हैं जो नेपथ्य के पीछे कुछ और हो रहा है। कई आवाजें हैं, उनमें से कुछ एक आवाजों को हम सिर्फ शब्द के आधार पर पिक एंड चूज कर ले रहे हैं। पिक एंड चूज कैसे किया जाता है? जब हम उतावले होते हैं किसी को कुछ बना देने के लिए, कुछ किसी रूप में खड़ा कर देने के लिए, तो गांधी को एक फ्रीडम फाइटर बताने के लिए हमें एक शब्द चाहिए था कि अंग्रेज उसके विरोध को रिकॉग्नाइज करते थे। किसने किया रिकॉग्नाइज भाई? तो विंस्टन चर्चिल ने किया। क्यों किया? क्योंकि हमें पता नहीं कि चर्चिल की साइकोलॉजी क्या है। विंस्टन चर्चिल, मैं बता चुका हूं कि विंस्टन चर्चिल के पहले 5 और उसके बाद एक क्लेमेंट एटली, ये प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं। उनमें से किसी एक ने भी गांधी का कभी विरोध नहीं किया, या यूं कह लें कि गांधी को अपने से पराया नहीं माना। और एक मैं क्लासिक एग्जांपल दे रहा हूं। 1921 में जब गांधी को भारत आए हुए जुम्मा जुम्मा 6 वर्ष हो रहे थे, तब वही माउंटबेटन जिसने इस देश का बंटवारा करवाने में गांधी के साथ, नेहरू के साथ, जिन्ना के साथ मिल करके बहुत ही खतरनाक भूमिका निभाई थी, उस समय वो अंग्रेजों के होने वाले राजा एडवर्ड 8 के एडीसी बन करके वो आया था माउंटबेटन 1921 में। 21 का पीरियड याद कीजिए कौन सा था? खिलाफत मूवमेंट वाला, जब गांधी मुसलमानों का पक्षधर बन करके खलीफा के शासन को फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए जो लड़ाई लड़ रहा था, उस पीरियड में
जब माउंटबेटन और डेविड डेविड उसका पहला नाम है, पूर्व का नाम है एडवर्ड एट का, यहाँ आए थे, तब डेविड का इंटरेस्ट अचानक होता है कि वो गांधी से मिलना चाहता है। क्या बात है भाई, जब गांधी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो जब ब्रितानी हुकूमत को वहाँ से उखाड़ करके फेंकना चाहता है, तब डेविड को ऐसी क्या उसके उसके अंदर कैसी रुचि आ गई कि नहीं गांधी से मिलना है। और उस समय जो वायसराय था रीडिंग, उसने मना कर दिया। उसने तो यहाँ तक कहा कि माउंटबेटन, नीदर यू नॉर योर कजन विल कॉल ऑन गांधी। और गांधी ने, चूंकि गांधी का कहना था, गांधी तो बेचैन था भीतर से मिलने के लिए, लेकिन सवाल था मुसलमानों का, अली ब्रदर्स का। वो अभी चैंपियन बना हुआ था खिलाफत मूवमेंट का। ऐसे में अगर वो अपनी अंदर की लालसा को प्रकट कर देता कि नहीं नहीं भाई, डेविड आया है, डेविड से मिलना बहुत जरूरी है, तो मामला गड़बड़ होता। तो बेसिकली रीडिंग ने तो एक तरह से गांधी के पक्ष में ही काम किया कि नहीं नहीं, गांधी से उसे नहीं मिलने देंगे। माउंटबेटन को भी कहा कि तुम भी नहीं मिल सकते हो अकेले में। और गांधी का एक जो मुखौटा था कि नहीं भाई, अब तो कहीं हमारे मुस्लिम ब्रदरेन, बिरादरी नाराज ना हो जाए, तो उसने कहा कि नहीं, अब आई एम बाइकॉटिंग द रॉयल विजिट ऑफ माउंटबेटन एंड डेविड। तो मामला हो गया। तो भाई ये लोग क्यों क्यों इंटरेस्ट ले रहे थे? सिर्फ और सिर्फ ले दे के एकमात्र, जो मैंने कहा ना कि दो चीजों का मुखौटा है गांधी के पास, 1942 और विंस्टन चर्चिल का। 42 की बात अगर हम करें तो 42 पे आएंगे, पहले चर्चिल की बात को हम पूरा कर लेते हैं। चर्चिल का जो मुखौटा है, उसको समझने के लिए चर्चिल ने एग्जैक्टली गांधी के विषय में जो कहा था, सबसे पहले हमको उसको देखना होगा। गांधी ने जब चर्चिल ने जब देखा कि गांधी जो है, पहले चर्चिल की साइकोलॉजी को समझ लीजिए। चर्चिल एक नंबर का रेसिस्ट, एक नंबर का अमानवीय, एक नंबर का क्रूर व्यक्ति था। इसकी क्रूरता को हम स्टॉलिन, लेनिन और हिटलर से कहीं भी कम नहीं आंक सकते हैं। वर्ल्ड फेमस जो फेमीन था इंडिया में आया हुआ 1943 में, उसके पीछे जो मेन आदमी रिस्पॉन्सिबल था वो था चर्चिल। यानी वो कोई ऐसा सुखाड़ या भुखमरी नहीं था जो लोगों ने अपने किसी स्थानीय कारण से हुआ था। वो मैन मेड था, और उस मैन मेड फेमिन का जो एकमात्र मैन मेकिंग था, वो था विंस्टन चर्चिल। तो खैर वो एपिसोड ही दूसरा है, उस पर नहीं जाएंगे। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ चमड़ी को देख करके पूरे अफ्रीकन को यानी गोरी चमड़ी को छोड़ करके बाकी हर व्यक्ति से वो घृणा करने वाला था चर्चिल। सिर्फ उसने गांधी का विरोध किया है गांधी के प्रति। तो उसका जो नफरत था वो जनरल था, सिर्फ गांधी के लिए नहीं था। उसका नफरत हर हिंदुस्तानी के लिए था, हर अफ्रीकन के लिए था। और इसी आधार पर उसका गांधी का विरोध था। और गांधी के प्रति स्पेशली जो उसने, जिसे कहते हैं ना कि चर्चिल स्प्यूड वेनम अगेंस्ट गांधी, तो उसके पीछे का रीजन था कि उसको लगता था कि इसकी इतनी हिम्मत और इतनी औकात कैसे हो गई कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव के साथ ही इक्वल टर्म्स पे बात करता है। तो उसके कोर्ट को समझना होगा। उसके कोर्ट से दो बातों को हटा दिया जाता है। एक तो गांधी को उठा करके नेकेड फकीर बना करके उसको दिखाया जाता है कि देखो विंस्टन चर्चिल ने इसको नेकेड फकीर कहा था, कितनी बड़ी बात कही थी। लेकिन वास्तव में चर्चिल ने अपना जो वाइट मैंस बर्डन वाला एटीट्यूड है, उस वाइट मैंस बर्डन को आप समझ लीजिए कि वैसे यूरोपियन लोग जो इस मनोविकृति के शिकार हैं कि पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी ही सबसे सही रिलीजन है, और जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग हैं उनका जीवन ही सबसे अधिक आदर्श जीवन है, और उनके ऊपर एक बर्डन है, वाइट मैंस बर्डन है कि पूरी दुनिया को सभ्य बनाएं। और इसके लिए अगर पूरी की पूरी पॉपुलेशन का सफाया करना पड़ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मेरी चर्चा का केंद्र में चर्चिल नहीं है, इसलिए मैं उसके अधिक एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा। उसने पूरे जीवन केवल लोगों से घृणा ही की है, लोगों को मरवा देना, मरते हुए छोड़ देना, इन सबों से कोई गुरेज नहीं था। इसलिए चर्चिल का जो वाइट मैंस बर्डन सिंड्रोम था, उसकी लपेट में गांधी सबसे अधिक इसलिए आ गया क्योंकि गांधी अंग्रेजों का चहेता था, बड़बोला था। गांधी को लोगों ने पैम्पर इसीलिए किया था कि यहाँ पर अपने साम्राज्य को बचा करके रखा जाए। ऐसे में चर्चिल को ये बात हमेशा नागवार गुजरी कि हम तो कैपेबल हैं अपने साम्राज्य को संभालने के लिए। गांधी जैसे, जिसको कहा जाता है कि हमको एक ऑक्टेवियन एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने जो ये क्या कहते हैं उसको, कांग्रेस की स्थापना की थी, ये कहते हुए कि हमको एक
ऐसा वेंटिलेशन चाहिए जिससे कि हम लोगों के गुस्सा को वेंट आउट कर दें। तो उसमें उस रूप में वो गांधी को नहीं देखता था, वो गांधी के हर एक्शन को एक हिमाकत के रूप में देखता था। यही कारण है। तो आइए मैं सबसे पहले देखें कि आखिर एग्जैक्टली चर्चिल कहता क्या था। चर्चिल का जो फेमस जो वो कोट है गांधी के ऊपर, जिसको लेकर के नेकेड फकीर निकाल लिया गया और बाकी चीज़ें छोड़ दी गई, तो पहले हम उसको देख लें। इट इज़ अलार्मिंग एंड नॉसियाटिंग, मतलब एक बड़ा ही खतरनाक और इसको देख करके उल्टी हो जाए, नौसिया, टू सी मिस्टर गांधी ए सेडिशियस मिडिल टेम्पर लॉयर। ये देखिए 4 शब्द हैं। लॉयर तो अंत में आता है, मिडिल टेम्पल बेसिकली वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से गांधी ने लॉ की डिग्री ली थी, और उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है सेडिशियस, यानी राजद्रोही। कह रहा है कि एक राजद्रोही जो गांधी नाम का राजद्रोही है, जो मिडिल टेम्पल लॉयर रूपी जो राजद्रोही है, उसे देखना। कैसे देखना, किस रूप में वो पोज कर रहा है? नाउ पोजिंग एज ए फकीर ऑफ ए टाइप। वो ऐसे पोज कर रहा है, नाटक कर रहा है, अभिनय कर रहा है जैसे कि वो किसी प्रकार का कोई फकीर हो। कहाँ का फकीर? वेल नोन इन द ईस्ट, जो पूर्व के देशों में देखे जाते हैं। तो उसको देख करके क्यों उसके उल्टी हो रहा है, क्यों उसको खतरनाक लग रहा है वो? बिकॉज स्ट्राइडिंग हाफ नेकेड अप द स्टेप्स ऑफ द वाइसरेगल पैलेस। वो वाइसरेगल पैलेस पे लंबे लंबे डग भरता हुआ हाफ नेकेड रूप में जा रहा है। इसको देख करके उसे बड़ी माने घृणा और उल्टी टाइप की उसकी टेंडेंसी हो रही है। वाइल ही इज स्टिल ऑर्गेनाइजिंग, और वो उसकी हिम्मत कैसे हो रही है कि ही इज ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग ए डिफाइंट कैंपेन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। वो एक जगह तो सविनय अवज्ञा का आंदोलन भी चला रहा है, और इक्वल टर्म्स पे। और कैसा कैंपेन है वो? सिविल डिसओबीडियंस का जो कैंपेन है वो डिफाइंट कैंपेन है, यानी सत्ता के खिलाफ कैंपेन है। सत्ता हटाने के लिए नहीं है, सत्ता के खिलाफ है, यानी विरोध में है। तो बेसिकली चर्चिल तो समझ नहीं रहा है कि भाई ये जो टर्म है सिविल डिसओबीडियंस, वो कह रहा है कि हम एकदम सिविल होकर के, विनयशील होकर के, झुक करके हम सिर्फ डिसओबीडियंस कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए हम डिसओबीडियंट हो रहे हैं, अवज्ञाकारी हो रहे हैं। उसको भी चर्चिल ने नागवार समझते हुए कहा कि वो व्यक्ति जो एक डिफाइंट कैंपेन ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो किस हैसियत से, किस ऐसी हिम्मत उसकी कैसे हो रही है कि वो एकदम अर्धनग्न होकर के वाइसरेगल पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ते, धड़धड़ा के चढ़ता चला आ रहा है, उसकी इतनी औकात। और तब वो आगे कहता है कि किस लिए आता है? टू पार्ले, यानी बातचीत करने के लिए। टू पार्ले ऑन इक्वल टर्म्स। कैसे टर्म्स पे? ऑन इक्वल टर्म्स, मतलब ये ब्राउन है, ब्लैक है, इंडियन है, उसकी इतनी हैसियत क्यों हमारे साथ इक्वल टर्म्स पे बैठ के बात कर सके विथ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग एम्पेरर। हमारे किंग एम्पेरर के रिप्रेजेंटेटिव के साथ वो इक्वल टर्म्स में बात करने की उसकी हिम्मत है। ये है चर्चिल का पूरा बैकग्राउंड उसकी मानसिकता के साथ। इसी को मेडल के रूप में इस्तेमाल करते हैं वे लोग जो गांधी को फ्रीडम फाइटर बताते हैं। अब आ जाते हैं 1942 में। आपको मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, 1942 को अगर हम छोड़ दें, तो छोड़ भी तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी कहते हैं कि छोड़ दें। छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 1942 में गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसे कहा जा सकता कि वो अंग्रेजों को देश से भगाना चाहता था। वो एक सडन आउटबस्ट था। वो भी क्यों था, उसके पीछे हम आते हैं। बेसिकली जब सुभाष चंद्र बोस विदेशों में जा करके, चूंकि उनका यहाँ पर रहना, गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के नाक में दम कर रखा था, गांधी, नेहरू इत्यादि ने मिल करके। यानी भारत में रहते हुए सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। उन्हें इस धरती को छोड़ना था, क्योंकि गांधी वांटेड टू मेक श्योर दैट सुभाष चंद्र बोस मस्ट बी पुट बिहाइंड द बार्स। तो भाई जेल के पीछे रह करके गांधी की तरह जीवन खपा देने वाले सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। उनको लगता था कि नहीं, हमको एन तेन प्राकृत अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाना है। और फिर वो गांधी इत्यादि के उकसाने पर जब उनको गिरफ्तार किया गया था, तो उस गिरफ्तारी से वो बहुत ही चालाकी से, बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से बाहर निकल करके भाग जाते हैं। और बाहर जा कर के
ऐसा तो था नहीं कि कोई भी घटना बाहर में घट रही है तो भारत में उसकी खबर नहीं हो रही है। जब सुभाष चंद्र बोस का कद इतना बढ़ गया कि लगने लगा कि अब तो सुभाष चंद्र बोस विदेशी शक्तियों से मिल करके भारत से अंग्रेजों को भगा ही देंगे, तो गांधी को लगा कि अगर, क्योंकि गांधी के बारे में बता दूं कि गांधी भले ही अंग्रेजों के सामने झुकता था, मुसलमानों के आगे झुकता था, लेकिन उसका अहंकार इतना खतरनाक था कि दो ही वांटेड टू बी और ही वाज कंसीडर्ड एज ए ब्रिज बिटवीन द ब्रिटिश ऑथोरिटीज एंड द पीपल ऑफ इंडिया। तो ब्रिज अब दो तरह का होता है, एक तो होता है द ब्रिज अक्रॉस द रिवर जो प्लेन होता है, थोड़ा सा उठा होता है, नदी के आर पार वो होता है, लेकिन एक होता है आर्क्ड ब्रिज, अर्धचंद्राकार वाला जो ब्रिज होता है, वो क्या करता है, वो नदी और नदी के दोनों किनारे से बहुत ऊंचा दिखता है। तो गांधी वांटेड टू बी दैट आर्क्ड ब्रिज बिटवीन द ब्रिटिश एंड द पीपल ऑफ इंडिया, जो इन दोनों से बड़ा हो। उसे लगने लगा कि अगर इस तथाकथित आज़ादी के आंदोलन में वो अगर पीछे रह जाता है और सुभाष बोस आगे चले जाते हैं, तब तो लोगों के सामने जो उसकी एक इमेज बनी हुई है कि ही इज़ ए फ्रीडम फाइटर, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस और ब्रिटिशर्स फिर का लॉयलिस्ट बन के रहने से भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो यहाँ से चले जाएंगे। तब इसने आनन फानन में 1942 का मूवमेंट, और वो एक उस समय का प्रेशर बिल्डअप भी हो रहा था कार्यकर्ताओं के अंदर का बिल्ड, तो उसको तो वेंट आउट करना था। वो जो आवेश था उसको कहीं ना कहीं उस आवेश को साइफन ऑफ करने के लिए, उसे कम करने के लिए एक चाहिए था ऐसा माध्यम, एक एक ऐसा पंप या पाइप चाहिए था जिसमें से निकल करके उसे धीरे धीरे, जैसे साइलेंसर में जब आवाज़ पीछे से आती है तो बहुत कम आती है, क्योंकि साइलेंसर उस आवाज़ को कम कर देता है। तो गांधी उसी रूप में देखा जाता था। तो फिर उसने वो सारी, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि नेपथ्य के पीछे की फुसफुसाहट ही अभी हम सुन रहे हैं, असल ड्रामा क्या है उस पर तो राज अभी उठना है। तो उसने वो किया, 2 दिनों के बाद जेल में चला गया। लेकिन चूंकि आपको याद होना चाहिए कि 1940 से लेकर के 45 तक विंस्टन चर्चिल ही प्राइम मिनिस्टर था। तो उसको लगा कि हम यहाँ युद्ध लड़ रहे हैं और तुम जो हो ठीक उसी वक्त हमारे पीठ में छुरा घोंप रहे हो, कैसे ब्रिटिश लॉयलिस्ट हो। और ये बात विंस्टन चर्चिल को बहुत ही नागवार गुजरी कि जिस समय वो सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ाई में मशगूल था, तो ठीक है, भारत में बाकी जो क्रांतिकारी थे, जो देशभक्त थे, वे तो ब्रिटानी हुकूमत का विरोध करते तो माना जा सकता था, और बेसिकली गांधी विरोध कर नहीं रहा था, वो तो ब्रिटिश हुकूमत को हेल्प ही कर रहा था। लेकिन विंस्टन चर्चिल जो शुरू से ही गांधी का विरोधी था और वो घोर अमानवतावादी था, इसलिए उसको लगा कि हम तो यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं और तुम हमारे ही खिलाफ कैंपेन चला रहे हो। तो जेल में तो ठूंस ही दिया। उसके ऊपर उसने एलिगेशन भी लगा दिया कि ये बेसिकली सुभाष चंद्र बोस इत्यादि जो लोग बाहर में कैंपेन कर रहे हैं ब्रिटानी हुकूमत के खिलाफ विदेशी शक्तियों से मिल करके, गांधी भी वही कर रहा है। और गांधी को यही बात बहुत भीतर तक चुभ गई, इतने भीतर तक चुभ गई कि गांधी छटपटाने लगा, और उसने उस समय वायसराय लिनलिथगो को पत्र लिखा। और फिर वो तमाम तरह से, एक तरह से कह लें कि कम्युनिकेशन में था कि कैसे वो इस बात को, अपनी छटपटाहट को बताए कि वो किसी भी कीमत पे ब्रितानी हुकूमत के विरोधी शक्तियों से, विशेष करके विदेशियों के साथ कभी हाथ नहीं मिला सकता है। और ऐसा एलिगेशन लगा करके गांधी के ऊपर एक ऐसा भद्दा और एक कह सकते हैं कि आरोप लगाया गया है जो गांधी की आत्मा को झकझोर रहा है। तो भाई इलाज क्या है? इलाज यही है कि गांधी को प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित कैसे करें? तो गांधी के पास एकमात्र जो हैंडी टूल था, जो प्रेशर टैक्टिक्स था, उसने कहा कि नहीं भाई, मुझे फास्ट अनटू डेथ करना है फरवरी 1943 में। उस समय वही समय था जब बंगाल में फेमिन था, जो मैनमेड फेमिन था, उसके लिए नहीं करना था। बेसिकली गांधी के अंदर ये पीड़ा थी कि उसे राजद्रोही कहा जा रहा है, और राजद्रोही कहा जाना गांधी को बर्दाश्त नहीं था। और इसके लिए वो प्रायश्चित करना चाहता था कि अगर किससे कोई गलती रह गई है, ब्रिटिश लॉयलिस्ट होने में इससे कोई चूक हो गई है, तो उस चूक को दूर करने के लिए एक प्रायश्चित करेगा। लेकिन सवाल है कि इसको तो दोनों तरफ दिखाना है, क्योंकि तो ब्रिज है, भारतीयों को भी एक चेहरा दिखाना है और अंग्रेजों को भी दूसरा चेहरा दिखाना है। तो क्या करना होगा? तब इसने रैपर का सहारा लिया। रैपर कहते हैं, गांधी जब जब भी फास्ट करता था, आमरण अनशन करता था, तो जो मुख्य डिमांड है उसको वो छुपा देता था बीच में कहीं, और आगे पीछे उल जलूल डिमांड्स जोड़ करके, यानी चॉकलेट जो है छुपा रहता है, रैपर सामने रहता है। रैपर में लिख दिया गया कि हम जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ा जाए,
और भी कई डिमांड्स रख दिए, और मेनली उसमें जो बात छिपी हुई थी वो था कि आई वांट टू रिपेंट फॉर माय सिंस। मैंने जो पाप किया है, जिसके जिसके आरोप मुझ पर लगे हैं कि मैं ब्रितानी हुकूमत के दुश्मनों के साथ मिल करके काम कर रहा हूँ, उसके लिए मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। और फिर वो 21 दिनों का प्रायश्चित करता है गांधी, उपवास के रूप में। आपको एक और बात बता दूं, ब्रितानी हुकूमत अगर सिर्फ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने की बात के लिए अगर गांधी ने आमरण अनशन किया होता, तो आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि जब कभी भी गांधी ने अनशन किया और ब्रितानी हुकूमत के हिरासत में किया, तो उन लोगों ने इसे बाहर कर दिया। इस बार भी करना चाहते थे, लेकिन गांधी ने जिद पकड़ ली कि वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार उसको साबित करना था कि मैं तुम्हारा लॉयलिस्ट हूँ, तुम मुझे बाहर नहीं उठा करके फेंक सकते हो, और ये साबित करने के लिए मुझे भीतर ही रहना होगा। और यही कारण है कि गांधी वहाँ रहते हुए कर। आपको मैं एक और उदाहरण दे दूं कि गांधी कैसे रैप करता है डिमांड्स को। 1948 में जब वो आखिरी बार फास्ट अन टू डेथ करता है, तो उसका मेन डिमांड क्या था कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाए, जिसके कारण पूरे देश में आक्रोश था। दूसरा डिमांड क्या था कि जितने भी मुसलमानों की जगहें हैं दिल्ली और अन्य जगहों पर, जो पाकिस्तान से लुट कर, कट कर, मिट कर, पूरी तरह से लूटे पिटे हुए लोग, सब कुछ खो खवा करके जो भारत आए थे, उन्होंने वहाँ पर किसी तरह से उस कड़कड़ाती ठंड में, जनवरी के महीने में, जिस समय की मौसम ने और भी अधिक कहर बरपा दिया था, बीच बीच में बारिश करके हड्डियाँ कपकपा रही थी, वैसे समय में किसी ने किसी मस्जिद में, किसी ने किसी ऐसे मुसलमान हवेली में या घर में शरण ले रखी थी जो खाली थी। तो गांधी के दो डिमांड्स थे, उनको खाली करो, हिंदुओं से खाली करवाओ, शरणार्थियों से खाली करवाओ, और 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दो। ये दो डिमांड थे, लेकिन बाकी इसको तो रैपर में छिपा लिया। रैपर के ऊपर क्या था, हमें सांप्रदायिक सौहार्द चाहिए, आई नीड कम्युनल हार्मनी, यही काम था गांधी का। 1943 में भी गांधी ने जब जेल में रहते हुए, आगा खान पैलेस में रहते हुए जब ये फास्ट अन टू डेथ किया, तो मेनली था वो रिपेंट करना चाहता था कि नहीं, मैं ब्रिटिश लॉयलिस्ट हूं तो हूं, इस लॉयलिस्ट होने के तमगे को तुम किसी भी कीमत पर मुझसे छीन नहीं सकते हो, और यदि छीनने का प्रयास करोगे तो मैं मर जाऊंगा आमरण अनशन करके। यही तो था सारा कहानी। ये अलग विषय है कि वो किसे उसकी तबीयत बिगड़ी, कैसे चर्चिल ने कहा कि ये हमेशा ड्रामा करता है, और लिन लिथगो को बेसिकली कहा कि जरा पता करो वो बीच में कुछ खा रहा है कि नहीं खा रहा है, ग्लूकोज तो नहीं ले रहा है, कुछ और चुपके चोरी में करके तो नहीं खा रहा है, ये सब उस पर नहीं जाना है। वो बेसिकली गांधी ने जो कहना था वो कह दिया। यानी गांधी ने 1915 में भारत आने के बाद 47 तक एक सिंगल आंदोलन नहीं किया जिससे ये साबित हो जाए कि गांधी अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाना चाहता था। 42 भी टाइफिस निकला, ले दे के चर्चिल का मुखौटा था। और कोई साबित करके दिखा दे, क्या है हमारे पास? नॉन कॉपरेशन है, सिविल डिसओबीडियंस है, क्विट इंडिया है, और बाकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, नमक यात्रा है, डांडी यात्रा है। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें, जैसे आज भी हमको कोई डिमांड रखना होता है तो हम क्या करते हैं? धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, मार्च निकालते हैं, रैली निकालते हैं। किसी रैली में आपने सुना, ठीक है वो एक अलग विषय हो सकता है कि कोई वक्तव्य दे दे ऐसा करके कि नहीं, हम अंग्रेजों की तरह, कोई आज अगर मोदी के खिलाफ कोई रैली निकाल रहा है, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो कोई ये थोड़ी कहता है कि नहीं नहीं, मोदी, वो कहता है हम इसको हरा करके हम शासन में आएंगे, लेकिन एक पॉलिटिकल राइवलरी के रूप में कही जाती है, नहीं इसको यहाँ से भगा देंगे देश से बाहर, तुमको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। कोई कहता है क्या? नहीं। तो गांधी कभी नहीं कहता था, सिर्फ एक समय तो कहा क्विट इंडिया, उसी को तमगा मान लिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, 47 में क्या हुआ, 44 में क्या हुआ, 45 में क्या हुआ, इसकी हमें खबर तक नहीं है। सिर्फ क्विट इंडिया एक शब्द दे दिया, डू और डाई एक शब्द दे दिया, उसे हम लेकर के कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और बाकी समय क्या होता है हमें पता ही नहीं है। तो जैसे गांधी के लाइफ को छुपा करके रखा गया है, एक बहुत बड़े मुखौटे के पीछे एक खतरनाक दरिंदे को छुपा करके रखा गया है, यानी एक ब्रिटिश एजेंट को छुपा करके रखा गया है, और उसे पोर्ट्रे किया गया सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर के रूप में। तो इसका तो विरोध होना ही चाहिए, और इसको हमको जानना ही होगा। इसलिए नहीं कि अब कुछ इतिहास बदल जाएगा, इसलिए कि हमारा वर्तमान सुधर जाएगा। क्योंकि गलत, ध्यान दीजिएगा, गलत चीज़ों को अगर हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो उसका असर भी हमारे जीवन पे होगा। यही कारण है कि हमें गांधी को मुखौटे से बाहर निकाल करके लाना होगा, देखना होगा, और फिर
हमें राष्ट्र की दिशा और दशा दोनों तय करनी होगी। केवल सिर्फ नौटंकी में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये हमें जान लेना होगा। और यही कारण है कि इस श्रृंखला में मैं गांधी के ऐसे-ऐसे जो कारनामे हैं, उनको सामने ला रहा हूँ। इस एपिसोड के लिए अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत